शायद जो नेटवर्क की समस्या आ रही थी, लगता है शीतल जी फेस कर रहे थे। अगर बीच में जुड़ेंगे तो फिर दोबारा से लेंगे। डॉक्टर पाठक, आपके पास आता हूँ। आपके भोपाल शहर में तो चिपको आंदोलन चल रहा है। महिलाएं पेड़ों से चिपक रही हैं उनको बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि एक लास्ट एफर्ट हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जो वास्तव में ही प्रकृति को बचाना चाहते हैं। आपने और हमने तो निकोबार पोर्ट के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, जहां हजारों लाखों साल पुराने जो पेड़ काट कर वहां पर एक ट्रांजिट पोर्ट बनाया जा रहा था कि वो साहब के दोस्त को दिया जा सके, वो आप जानते ही हैं। अब देखिए, एक ऐसा एरिया, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, पहले करीब करीब हमारे बंगाल की खाड़ी में ऑन एन एवरेज 2 साल में एक साइक्लोन आता था, अब हर साल साइक्लोन आता है। पहले ऑन एन एवरेज हमारी वेस्ट कोस्ट में, जहां बॉम्बे गुजरात है, वहां पर ऑलमोस्ट 5 साल में एक बार साइक्लोन आता था, अब हर साल एक साइक्लोन आता है। ये विभीषिकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा अब महाराष्ट्र के अंदर मैं उसका विरोध शुरू कर दिया, वधावन पोर्ट आ रहा है 72,000 करोड़ का भी, और उसमें हजारों एकड़ के मैनग्रोव्स नष्ट कर दिए जाएंगे, हजारों एकड़ के मैनग्रोव्स नष्ट कर दिए जाएंगे। ये इतना बड़ा विनाश है, जैसा कि आप समझ सकते हो जो निकोबार के अंदर विनाश हुआ है। ये विनाश कब रुकेगा? हम जो भाषण देते हैं सेमिनार्स में जाके, सामने बिस्लरी की बोतल रखकर, और फिर पर्यावरण को बचाने की बातें करते हैं, और फिर उसके बाद अंधे होकर उन फाइलों के ऊपर साइन कर देते हैं, उसका क्या असर? विनाश की फाइलों पर साइन करते हैं और हम सोचते नहीं एक पल को भी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट है। और बाकी जो भी क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ नाम के लिए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक, पूरे परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। शीतल जी ने काफी विस्तार से और आपने अपनी प्रस्तावना में कई बिंदु समेट लिए हैं। मैं एक दो और बिंदु इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ग्रेट निकोबार का आपने उल्लेख किया, हम और आपने आवाज उठाई थी उसको लेकर, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन हम जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। उस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय ने, जब हम और आपने वीडियो बनाए तो उसके बाद ही उसे स्वीकृति दे दी और वहां काम चालू हो चुका है। सर, कितनी बड़ी विभीषिका ग्रेट निकोबार में आने वाली है, कैसे कैसे दुर्लभ जीव जंतु, मैंग्रोव सब खत्म हो जाने वाले हैं। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है ग्रेट निकोबार के सिवा। वहां लाखों लोग बसाए जाने वाले हैं, 5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। हवाई अड्डा, बंदरगाह और न जाने क्या क्या वहां बनने वाले हैं। हम फिर भी आवाज उठाते रहेंगे। हम आज पर्यावरण पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चिन्हित करना होगा कि इस प्रकृति परमेश्वर ने जितने जीव जंतु बनाए हैं, उनमें जो जीव सबसे ज्यादा विवेकवान माना जाता है वो मनुष्य है, और वही सबसे ज्यादा इस वक्त प्रकृति का दुश्मन है। आप देखिए, दुनिया का कोई जीव जंतु प्रकृति को, अपने आसपास के परिवेश को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी, छोटे से छोटा अमीबा पैरामीशियम से लेकर बड़े विशालकाय हाथी, शेर, वे कौन सा नुकसान पहुंचाते हैं प्रकृति को, अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को। लेकिन हम ही हैं, हम जो सबसे विवेकवान प्राणी हैं इस पृथ्वी नामक ग्रह के, हम ही इसके दुश्मन हैं। कैफी आजमी साहब की गजल है दिनेश सर, शीतल जी सुनिएगा, उसके 2 शेर अर्ज करना चाहता हूं। कैफी साहब ने लिखा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। यानी जंगल में रहने वाले लोग जानते हैं ये जो 2 पैरों का पशु चला आ रहा है, यही हमारे जंगल को बर्बाद करने वाला है। तो शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम न था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम न था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। क्या बात। लंबी गजल है, मैंने 2 बातें सिर्फ कही कि देखिए, हम लोग पेड़ काट रहे हैं और हम ये भूल जाते हैं जब पेड़ कट जाएंगे, जब साया नहीं रहेगा तो हम झुलस कर मर जाएंगे। पिछले 48 घंटे में, अभी खबर है एएनआई की एजेंसी की, आज की खबर है, पिछले 48 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास 200 यानी कुछ लोग मर चुके हैं गर्मी से, जो सड़क पर चलते चलते हीट स्ट्रोक से मर गए। पाक काबा शरीफ में, सबसे पवित्र स्थान है
हमारे मुसलमान भाइयों का, हम सबका श्रद्धा का केंद्र है। 900 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक हीट वेव के कारण। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं। आपने भोपाल का जिक्र किया तो आप सलाम कीजिए भोपाल के लोगों को, उनको मुबारकबाद दीजिए आप सब, कि जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ यहाँ पर, जिसमें कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री, तमाम सारे नागरिक, सोशल सिविल सोसाइटी के लोग, सब लोग पेड़ों को जाकर चिपको आंदोलन के तहत उनको अपने आगोश में लेकर खड़े हो गए। और अंततः मध्य प्रदेश की सरकार को वो योजना वापस लेनी पड़ी है। तो भोपाल बधाई का पात्र है। बहुत दिनों बाद किसी जन आंदोलन को कामयाब होते हुए हमने देखा। यहाँ पर शीतल सर, आनंद सर, मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाने थे, जबकि भोपाल में अफरात से जगह पड़ी हुई है। 4 इमली में जहां मंत्रियों के और सरकारी अधिकारियों के बंगले हैं, हजारों हजारों वर्ग फीट में, 12,000 वर्ग फीट में सर ए टाइप के बंगले हैं यहाँ पर, 12,000 वर्ग फीट। उसमें भी जो टाइप अधिकारियों का नीचे क्रम आता चला जाता है, ABCDEF, कोई भी बंगला 4,000 5,000 वर्ग फीट से कम क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली बंबई में तो IAS IPS अधिकारी मल्टीज में रहते हैं, फ्लैट्स में। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं रह सकते? क्यों चाहिए 12,000 वर्ग फीट का बंगला चीफ सेक्रेटरी को, DGP को? मंत्रियों को क्यों नए बंगले चाहिए, जबकि यहाँ पहले से बहुत सुसज्जित बंगले बने हुए हैं? हजारों पेड़ कटने थे उस प्रोजेक्ट के लिए, जो सिर्फ मंत्रियों विधायकों के लिए बंगले बनाए जाए। अब वो प्रस्ताव निरस्त हो गया है। अब कहीं और बनेंगे और इतने पेड़ नहीं कटेंगे। मध्य प्रदेश की ही बात चल रही, तो मैं इंदौर को भी शामिल करना चाहता हूं। इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है सर, हजारों लाखों पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वे दावा कर रहे हैं 51 लाख पेड़ एक दिन में लगाएंगे, पौधे। 51 लाख पौधे कहां से आएंगे, कहां लगाएंगे? वे कब पुष्पित पल्लवित होकर इतने बड़े बनेंगे? जो पेड़ काटे जा रहे हैं इंदौर के आम रास्तों में, वे पेड़ 50 साल, 100 साल, 70 साल पुराने पेड़ हैं, छायादार वृक्ष। हजारों कट चुके हैं, लाखों पेड़ कट चुके हैं सर मेट्रो के लिए। तो आज स्थिति यह है कि हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं। मैं सर कुछ आंकड़े भी साझा करना चाहता हूं, जो आज की ही रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है, मैं पढ़कर सुना देता हूं, यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024, यानी वायु की दशा और दिशा इस पृथ्वी पर, दुनिया में क्या है। भारत में हर घंटे 240 लोगों की जान वायु प्रदूषण से जाती है, जिसमें 20 बच्चे होते हैं। वायु प्रदूषण नापने के जो पैमाने हैं PM 2.5, उसमें हम कहाँ हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। 2.5 में यानी हवा के साथ जो महीन कण घुलकर आ जाते हैं हमारी सांस के साथ, फेफड़ों तक चले जाते हैं, और जिसके कारण बाद में गंभीर बीमारियां होती है या मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे देश में वायु प्रदूषण की ये स्थिति है कि हम आने वाले समय में इस संख्या को बढ़ाने वाले हैं। सिर्फ वायु प्रदूषण से मौतों का आंकड़ा बढ़ने वाला है, और ये रिपोर्ट कहती है कि वायु प्रदूषण जनित बीमारियां, भारत में जो मौतें हो रही हैं उसमें 12% मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार। कितने कल कारखाने, एयर कंडीशनर किस तरह से प्रदूषण छोड़ रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, और हम इसके लिए जरा भी सचेत नहीं है। शीतल जी ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था, हसदेव परियोजना का। 2 तस्वीरें अभी वायरल हुई हैं 3-4 दिन पहले, कि जब सरकार बनी उससे पहले वो कितना हरा भरा क्षेत्र था, वो पहाड़ किस तरह से हरितिमा से लदे हुए थे, और काम शुरू होने के बाद राष्ट्रीय सेठ ने किस तरह उन पहाड़ियों को नंगा कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है सर, हीरा उत्खनन का, बुंदेलखंड में है। मैं उस प्रोजेक्ट का इस वक्त नाम भूल रहा हूं उस जगह का। उसके खिलाफ भी हमने वीडियो बनाया था। हमारे एक साथी उसको लेकर, गुना के एक वकील हैं, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में उनको भी इजाजत मिल गई है। वहां पर कई ऐसे दुर्लभ पेड़ हैं उस बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां हीरा उत्खनन की वो परियोजना बिरला को मिली है, क्षमा कीजिए, अडानी अंबानी नहीं, बिरला को मिली है। और उस प्रोजेक्ट में भी दुर्लभतम पेड़ खत्म हो जाएंगे, जो दोबारा फिर दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं। अर्जुन का पेड़ है वहां पर, और कई, अर्जुन तो शायद उतना दुर्लभ नहीं है, कई ऐसे पेड़ हैं जो दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी आपकी जो चिंता का विषय है, वो विषय ये है कि अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए।
हम तरक्की की दौड़ में अंधे होकर जिस रास्ते पर दौड़ रहे हैं, ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है? ये रास्ता हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। हम जीवन के लिए जरूरी चीजें हवा, पानी, इसके लिए ही मोहताज होने वाले हैं। दिल्ली में अभी शीतल जी ने कहा मारपीट हो रही है, वहां पर झगड़े हो रहे हैं पेयजल के लिए। बेंगलोर में पानी की कितनी बड़ी समस्या है। दुनिया, हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े महानगर पेयजल की समस्या से जूझ ही रहे हैं। आज नहीं जूझ रहे हैं तो वे कल या परसों यानी अगले सालों में इसका सामना करेंगे। तो जरूरत इसकी इस बात की है कि सरकार, सिविल सोसाइटी, नागरिक, हम सब बैठकर ये सोचें कि अब जो बचा रह गया है उसे बचाने के लिए क्या किया जाए। हम आने वाली पीढ़ियों को कैसी धरती सौंप कर जाएंगे। अंतिम बात ये कि हमारे सरकारी जो अभियान होते हैं, पौधरोपण के अभियान, उसके बारे में सर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जुमला ही है वो, कि सरकारी फाइलों में, सरकारी कागजों में अब तक इतने पेड़ लग चुके हैं, इतना पौधरोपण हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक हर पेड़ के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। इतना पौधरोपण हो चुका है, इतनी तो धरती नहीं है, इतनी जमीन नहीं है, इतने पौधे लगाए जा चुके हैं सरकारी कागजों में, फाइलों में, लेकिन वे पेड़ कहीं लगे नहीं। अगर सचमुच में इतना पौधरोपण हुआ होता तो आज इस समस्या का हम सामना नहीं कर रहे होते। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जितने पेड़ उसके लिए काटे जाएंगे, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं इतने पूरे देश में, सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसका शायद 10 गुना पेड़ लगाने हैं या 2-2.5 गुना पेड़ लगाने में, आंकड़ा भूल रहा हूं। क्या सचमुच में जितने पेड़ राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कटते हैं उतने लगा रहे हैं? एनएचएआई उतने पेड़ लगाती है, हमने तो उतने पेड़ लगते नहीं देखे। तो आने वाला समय और अंधकारमय है दिनेश जी। जी सर।